आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की साइंस का 7th चैप्टर मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए, जब हम लोग पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, गर्म कपड़े ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ने की संभावना रहती है। इसी तरह से जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अगर आकाश में बादल छाए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, छाता ले जाते हैं। खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञ मौसम के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि मौसम खेल को बहुत अधिक प्रभावित करता है। मौसम का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो, दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। अब मौसम क्या है, देखिए, दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। अब मौसम की रिपोर्ट भारत में कौन तैयार करता है? मौसम की रिपोर्ट भारत में भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार होती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। और इस तरह से हमें बहुत से माध्यमों के द्वारा मौसम के बारे में जानकारी होती है। साथ ही जो मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है उसी के आधार पर हम अपना दैनिक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता, अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम बहुत अधिक गर्म है, या आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है, या पिछले सप्ताह का मौसम बहुत अधिक गर्म था। मौसम क्या है? एक जटिल परिघटना है। ये क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी हो सकता है सुबह के समय तेज़ धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज़ वर्षा होने लगे, और तेज़ वर्षा अचानक रुक जाए और तेज़ धूप खिल जाए। कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। हम घर से जब निकलते हैं तो तेज़ धूप होती है, जैसे ही हम आधे रास्ते में पहुंचते हैं पता चला बारिश होने लग गई है। तो इस तरह से मौसम जो है ये क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। अचानक धूप खिल जाती है और अचानक से बादल आ जाते हैं। किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट कर सभी कतरनों को कागज़ की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका कर सप्ताह भर के मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है, इसे हम सब कर सकते हैं। वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है क्योंकि वर्षा प्रतिदिन नहीं होती है। तो इस तरह से हमें ये सूचना कहाँ से मिल सकती है? समाचार पत्र से मिल सकती है। और इसकी हम एक सारणी या टेबल बना लेंगे। हम सारणी में देखते हैं इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं है। आज मान लीजिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, अचानक बारिश हो गई, हो सकता है ये गिर जाए 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब देखिए यहाँ पे वर्षा मापी यंत्र दे रखा है। वर्षा को वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है। ये मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए कीप लगी रहती है। इस चित्र में आपको दिख रहा है, नीचे एक सिलेंडर दिया हुआ है, मापक सिलेंडर, इसके ऊपर कीप है। कीप से बारिश का पानी अंदर आता है मापक सिलेंडर में, और इसको हम नाप कर बता सकते हैं कितनी बारिश उस स्थान में हुई है।
अब देखिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसे पता चलता है। उसके लिए प्रतिदिन एक विशेष तापमापी या थर्मामीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। दिन का अधिकतम तापमान कब होता है? दोपहर के बाद। और न्यूनतम तापमान कब होता है? सामान्यतः ये सुबह होता है, प्रातःकाल। अब देखिए ये मौसम जो है सूर्योदय और सूर्यास्त पर भी निर्भर करता है। सर्दियों में क्या होता है आप देखते हो, सूरज देर से निकलता है या सूर्योदय देर से होता है और जल्दी छुप जाता है, या सूर्यास्त जो होता है ये जल्दी हो जाता है। तो सूरज की जो गर्मी और ऊष्मा मिल रही है पृथ्वी को, वो कम समय के लिए मिल रही है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, सूर्योदय जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त देर से होता है। इसलिए सूरज की गर्मी और साथ ही सूरज की रोशनी पृथ्वी को देर तक मिलती है। इसलिए सर्दियों के दिन की अवधि गर्मियों के दिन की अपेक्षा कम होती है। अब देखिए जलवायु क्या है। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते रहे हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न या प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक और मूलभूत स्रोत है। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य हमसे बहुत अधिक दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी के बावजूद भी सूर्य हमारे लिए समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अतः सूर्य जो है ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों, वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को प्रभावित करती है। जलवायु क्या है? देखिए, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय बहुत अधिक रहता है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु बहुत अधिक गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त तो उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। अगर किसी स्थान का टेम्परेचर अधिकांश समय बहुत कम रहता है तो हम कह सकते हैं उस स्थान की जलवायु कैसी है? ठंडी है। तो इस तरह से हम तापमान के आधार पर जो लंबे समय तक रहता है उसके आधार पर हम उस स्थान की जलवायु का पता कर सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में बहुत अंतर होता है। केरल जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत अधिक गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी तरह पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे राजस्थान में वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान बहुत अधिक होता है, लेकिन सर्दियों में, जो कि कुछ ही महीने के लिए होती है, तापमान बहुत कम होता है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। वहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्व भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। आर्द्र है का मतलब वहाँ की जलवायु नम जलवायु है। तो इस तरह से किसी भी स्थान की जलवायु का पता वहाँ लंबे समय तक कितना तापमान है, वहाँ की आर्द्रता या नमी लंबे समय तक कितनी रहती है, उसके आधार पर किया जा सकता है। अब देखिए जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वो रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को बहुत अधिक ठंड और ताप से बचाने के लिए कुछ
विशेष गुण होते हैं। वो सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक ठंड में, जहाँ बहुत अधिक बर्फ़ गिरती है, टेम्परेचर माइनस में होता है, वहाँ भी आसानी से जीवित रहते हैं। और कुछ जंतु जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी रहती है, जिन स्थानों में, वहाँ पर बहुत आसानी से रह सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं, इन स्थानों में बहुत अधिक ठंड होती है। जबकि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है, इसमें पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन के बारे में देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम ध्रुवीय क्षेत्र में जो जीव होते हैं उनमें किस तरह का अनुकूलन होता है, इसको देखेंगे। अब देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में बहुत अधिक ठंड रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन विषम परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं, यानी उन क्षेत्रों में वह आसानी से रह सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु कौन कौन से हैं? देखिए, कुछ तरह की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल और कई तरह के पक्षी यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि वो इस जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित है। यहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वो फिर से अपने आवास पर लौट जाते हैं। भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से पक्षी झुंड बनाकर उड़ते हैं, बड़ी लंबी दूरी तक हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चित्र में दिख रहा है प्रवासी पक्षी जो अपने आवास में हैं। अपने आवास में वो कब होंगे? जब वो आवास उनके लिए अनुकूलित होगा, और जब वो उनके लिए अनुकूलित नहीं होगा तो वो ऐसी जगह चले जाते हैं जो आवास उस समय उनके लिए अनुकूलित हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे साइबेरियाई क्रेन साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर इस तरह का दृश्य देखा होगा, क्योंकि ये पक्षी दूसरी जगह से जलवायु परिवर्तन के कारण आ जाते हैं। इस चित्र में दिख रहा है, देखिए, ध्रुवीय भालू या पोलर बियर। ये कैसे रंग का होता है? बर्फ़ की तरह सफ़ेद रंग का होता है। बर्फ़ की तरह सफ़ेद रंग का होने से इसको बहुत फ़ायदा होता है। अब देखिए, भालू में जो अनुकूलन होता है, ध्रुवीय भालू में कौन कौन सा अनुकूलन है इसमें? पहला देखिए, ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल या फर होते हैं, जिससे उन्हें बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में अपने परभक्षियों या शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। दूसरा, बर्फ़ की पृष्ठभूमि में दिखाई न देने के कारण अपने शिकार को पकड़ने में इन्हें सहायता मिलती है, क्योंकि इनका शिकार इनको देख नहीं पाता है। इन्हें ठंड से बचाने के लिए इनमें बालों या फर की 2 मोटी परतें होती हैं और त्वचा के नीचे फैट की एक लेयर होती है, वसा की एक परत है। ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वो धीमे धीमे चलते हैं,
ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचने के लिए अक्सर ये बीच बीच में विश्राम भी करते रहते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नाखूनों को बंद करके लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ध्रुवीय भालुओं में ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए बहुत अधिक अनुकूलन होता है। अब देखिए पेंगुइन आपने देखे होंगे, ये टीवी में या नेट में इनको ज़रूर देखा होगा। ये अक्सर झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने का इसका एक कारण है, क्योंकि ये ठंडी जगह में है। अच्छा, इसी तरह से देखिए इनके पैर अलग तरह के होते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये ठंडी जगह में बर्फ़ में चलने में इससे सहायता मिलती है। अब पेंगुइन में अनुकूलन कैसे होता है? ये सफ़ेद श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और बहुत अधिक फैट या वसा होती है। स्वयं को गर्म रखने के लिए पेंगुइन झुंड में रहते हैं। जब ये झुंड में रहते हैं तो उससे क्या रहता है, इनको गर्मी महसूस होती है। जैसे जब हम किसी कमरे में बहुत सारे लोग अगर होते हैं तो क्या होता है, गर्मी महसूस होने लगती है हमें भी। पेंगुइन का शरीर धारा रेखित होता है। इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। आपने पेंगुइन को देखा होगा समुद्र में तैरते हुए। तो ये किस इलाकों में पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है। इस ठंड से बचने के लिए इनमें जो अनुकूलन है, उस अनुकूलन के आधार पर ये उस ठंडे क्षेत्र में आसानी से जीवित रहते हैं। इसी तरह से सील है, देखिए ये भी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें क्या क्या अनुकूलन है, क्यों रह पाती है ठंडे क्षेत्रों में? ये जो अनुकूलन है, यह देखिए सील के सिर और सामने के फ्लिपर्स जो हैं ये बहुत बड़े होते हैं। इनके बड़े सामने वाले फ्लिपर्स का उपयोग पानी के स्तंभ के माध्यम से खुद को चलाने के लिए किया जाता है, जिससे वो शिकार करते समय बेहद फुर्तीले हो जाते हैं। वे ब्लबर की एक मोटी परत से ढके होते हैं, जो अंटार्कटिक के ठंडे तापमान में उन्हें गर्म रखने में मदद करती है। ब्लबर की यह परत उनके शरीर को अधिक हाइड्रोडायनेमिक बनाने में मदद करती है। पेंगुइन जैसे छोटे शिकार की वस्तुओं का ये शिकार करते समय ये आवश्यक है, क्योंकि उसके लिए गति आवश्यक है। इनके पास अविश्वसनीय डाइविंग क्षमताएं भी हैं, इसलिए आसानी से तैर सकते हैं। ये मुख्य रूप से उथले गोताखोर हैं, लेकिन वे भोजन की तलाश में 80 मीटर से भी अधिक गहराई तक गोता लगा सकते हैं। वे अपने फेफड़ों को ढाकर और सतह पर फिर से फुलाकर इन गोताखोरों को पूरा करने में सक्षम हैं। तो इस तरह से सील में ठंडी जगह में रहने के लिए भी अनुकूलन है, साथ ही तैरने के लिए भी अनुकूलन है। वो अपने फेफड़ों को इस तरह से परिवर्तित कर देते हैं, जिससे 80 मीटर के पानी में गहराई में जाने के बाद भी उनको सांस लेने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है और ये आसानी से ठंडी जगह में रह सकते हैं। इस चैप्टर के दूसरे भाग का वीडियो आप अगले भाग में देखेंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा इसमें इस चैप्टर का सेकंड पार्ट